हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पृथ्वी की गतियां पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी की गतियां। तो दोस्तों पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति। तो ये परिभ्रमण गति को सबसे पहले देखते हैं। परिभ्रमण गति दोस्तों इसकी अवधि होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो लगभग दोस्तों इसे अपन क्या बोल देते हैं, 24 घंटे बोल देते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति बोलते हैं। दोस्तों पृथ्वी को अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, ध्यान रखना है दोस्तों। कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, इस टाइप से पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। कल अपन ने ग्रह पढ़े थे तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दिन रात की जो होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं, परिभ्रमण गति के, अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। और मौसम में परिवर्तन भी इसी के कारण होता रहता है। तो अच्छे से याद रखेंगे साथियों, ठीक है ना। पेन कॉपी लेके बैठना है और सभी चीज़ें नोट करते जाना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर ऋतु का निर्माण पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुके होने के कारण होता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों, दिनों रात का भी निर्माण होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर रही है। अगली गति की बात कर लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो परिक्रमण गति है। और परिक्रमण गति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। इस परिक्रमण गति का समय होता है 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो इसे राउंड में क्या बोल देते दोस्तों, 365 डेज और 6 घंटे। तो अच्छे से याद रखेंगे साथियों। इसके अलावा बात कर लेते हैं पृथ्वी का जो अपने परिपथ में गति कर रही है वो कैसे क्रम में कर रही है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहा जाता है। जिस कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे भूकक्षा कहा जाता है। दोस्तों भूकक्षा से आप स्पष्ट हो रहा है, भू मतलब भूमि और कक्षा मतलब कक्षा, पृथ्वी की ही कक्षा, उसे भूकक्षा कहा जाता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, ये सब किसके कारण होते हैं दोस्तों, 23 से ही 1/2 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना, उपसौर और अपसौर की स्थिति और वर्ष का बनना। एक वर्ष क्या कहलाता है, एक चक्कर परिक्रमण गति का एक चक्कर पूरा होने को क्या बोलते हैं, एक वर्ष हो गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना या परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, वो किस कारण होता है, यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो तब उसे विषुव कहा जाता है, और जब मकर और कर्क रेखा पर हो तो उसे आयनात कहा जाता है। दोस्तों ये दो नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, विषुव और आयनात कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकली है जिसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। और उसी के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री से एक रेखा निकली है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री नीचे से एक रेखा निकली है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। इस प्रकार ये भूमध्य रेखा है जो आपके पृथ्वी के बीचों बीच से निकली है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको 21 जून दिखाया गया है, यहाँ पर 21 मार्च, यहाँ पर 22 दिसंबर, तीनों डेटें आप देख लीजिए। मैं आगे आपको फिर से बता रहा हूँ। 21 जून को क्या होता है, सूर्य यहाँ पर, कहाँ पर, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। 21 मार्च को सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है दोस्तों। आगे की स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 21 मार्च के बारे में देखते हैं। 21 मार्च का जो दिन होता है दोस्तों, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। अब क्या होगा, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, भूमध्य रेखा है ये, यहाँ पर सूर्य क्या करता है, लंबवत चमकेगा, तो दिन रात क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। दिन रात की समान अवधि को विषुव कहा जाता है। दोस्तों अभी पहले बताया था मैंने, दिन रात जब समान होंगे तो उसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है।
21 मार्च को बसंत विषुव होता है, अच्छे से याद रखेंगे। ऋतु बसंत यहाँ से क्या हो जाती है दोस्तों, प्रारंभ हो जाती है। और ध्रुवों पर दिन एक साथ उगता है। तो दोस्तों बराबर होंगे तो मतलब दोनों ध्रुवों पर क्या होगा, दिन एक साथ उगेगा। तो अच्छे से याद रखना है ये डेट 21 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछी जाती है। अगला है 21 जून। दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को क्या होगा दोस्तों, सूर्य होगा जो वो क्या होगा, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है, 21 जून को। इसके अलावा इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ होती है। अब दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां पर सूर्य होगा वहां गर्मी होगी, और गर्मी की इस ऋतु को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। जब उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी, इसके बीचों बीच से ऊपर से कर्क नीचे से मकर। तो दोस्तों जब उत्तरी रेखा पर, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकेगा तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाता है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है दोस्तों। तो 21 जून क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तथा सबसे छोटी रात होगी। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होगा तो रात क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, क्योंकि एक दूसरे के क्या चलेंगे जी, अपोजिट चलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून को होगा। अब दोस्तों जो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा वही दिन क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 सही 1/2 डिग्री तक पहुंच जाती हैं। तो मतलब सीधी बात है, तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए दिन क्या हो जाता है वहां पर 21 जून को छोटा हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों 23 सितंबर की। नोट करते जाइए, सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 23 सितंबर दोस्तों सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। किस पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और दिन रात क्या होंगे, 12-12 घंटे के होते हैं। तो 23 सितंबर को क्या होगा दोस्तों, सूर्य लंबवत चमकेगा और दिन रात बराबर होंगे। शरद ऋतु यहाँ से प्रारंभ होती है, दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन उगता है। और 23 सितंबर को शरद ऋतु विषुवत रेखा पर, मतलब विषुवत रेखा सूर्य चमकने से प्रारंभ हो जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों 22 दिसंबर की। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मकर रेखा पर जब लंबवत चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी आ जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट शीत ऋतु शुरू हो जाती है। 22 दिसंबर को शीत अयनात कहा जाता है या मकर अयनात कहा जाता है, क्योंकि मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। मैंने पहले बताया था दोस्तों 21 जून उत्तर में बड़ा होगा तो दक्षिण में छोटा होगा, और यहाँ पर 22 दिसंबर सबसे बड़ा है तो 22 दिसंबर उत्तरी में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों ऑफशोर और ऑफशोर की स्थितियां बनती हैं, जी थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। ऑफशोर व ऑफशोर, ऑफशोर को देखिए पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य जब न्यूनतम दूरी होती है तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसौर कहा जाता है। ये कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। डेट अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, 3 जनवरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 जनवरी को कौन सी स्थिति बनती है, उपसौर की स्थिति बनती है। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष होती है। कितनी होती है दोस्तों, 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा अपसौर, सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। और जो 4 जुलाई को जो स्थिति बनती है, इस दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ प्रकाश वर्ष होती है। तो आप अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे इसको, 15.21 प्रकाश वर्ष। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्योंकि दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी क्या कर रही है, जी क्या है आपकी अर्थ है, और जी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, जी आपका सन है। तो इस प्रकार जे दूरी इसकी सबसे ज़्यादा होती है जिसे अपसौर कहा जाता है, और यहाँ पर आने पर जी दूरी सबसे कम हो जाती है जिसे उपसौर कहा जाता है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। और पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो जो औसत एक एवरेज दूरी
सूर्य ग्रहण देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी व सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और दोस्तों जब क्या होगा, जी आपकी पृथ्वी है और जी क्या है आपका सूर्य है, इसके बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी पर एक छाया पड़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और दोस्तों अच्छे से याद रखना है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। तो ये भी आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्रमा व सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। और यह कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। जी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखेंगे, जी कब होगा, पूर्णिमा के दिन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा यह वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।